क्या आपको ये पता है कि आप क्या खा रहे हैं? नहीं पता, वास्तव में नहीं पता कि आप क्या खा रहे हैं, और आपसे ज़्यादा आपके बच्चे क्या खा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो इस विषय पर एक रिपोर्ट मैं आपको सुनाता हूँ, आप सुनिए। जो आप खा रहे हैं उस पर एक रिपोर्ट है ये, ठीक है। ढाबों पर तंदूरी पराठों के साथ सफ़ेद मक्खन में पेट्रोलियम वैक्स भर भर कर परोसा जाता है। जो ढाबों पर पराठे खा रहे होते हैं उसमें जो मक्खन, भाई एक टिक्की और डाल दो, पेट्रोलियम वैक्स होता है उसमें खूब भरपूर मात्रा में। ऐसा नकली सफ़ेद मक्खन 120 रुपये किलो आपको कहीं भी मिल जाता है। दाल मखनी में 45 से 59% क्रीम और प्लस बटर, जो भी अधिकतम फर्जी फैट से बनता है। जो भी दाल मखानी में क्रीम बटर पड़ता है, इसी से वाले बटर से बनता है। मगर हमारे यहाँ की जनता 40 सब्जियाँ एक तरफ व दाल मखनी अकेली एक तरफ, नाश्ते लंच डिनर सब में। टॉप 5 शेफ पर एक सर्वे किया गया जिसमें 4 अपनी ही दाल मखनी नहीं पहचान पाए। कारण 40 से 50% क्रीम प्लस बटर के बाद सब एक जैसी बनती है। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ये क्रीम बटर से लदी दाल सेहत के लिए सिर्फ नुकसानदायक नहीं बल्कि अनसेफ्ड फूड है। मतलब ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का नुकसान करेगा, पूरी तरीके से अनसेफ्ड है ये। सुंदर चॉकलेट की कोटिंग पेट्रोलियम इंडस्ट्री से निकले पैराफिन बैग से की जाती है। चॉकलेट चॉकलेट है, ये चॉकलेट वो चॉकलेट, मतलब क्या फैशन बन गया है चॉकलेट का। तो पेट्रोलियम फैक्ट्रियों से जो बैग्स निकलता है उससे उसकी कोटिंग की जाती है जिससे वो जल्दी मेल्ट ना हो, और ये सारी ब्रांडेड कंपनियां कर रही हैं। एक जैसा टेस्ट बनाए रखने के लिए वनीला आइसक्रीम फ्लेवर, बादाम फ्लेवर, लेमन फ्लेवर पेट्रोलियम पदार्थों से ही बनाए जाते हैं। मतलब सब में करीब करीब एक जैसा टेस्ट बने रहे, तो जितने भी फ्लेवर्स हैं ये, भाई मुझे वनीला आइसक्रीम चाहिए, मुझे ये आइसक्रीम चाहिए, सारे के सारे पेट्रोलियम चीज़ों से बनते हैं। सेब किन्नू आदि को ताज़ा रखने के लिए भी पेट्रोलियम रिफाइनरी से निकले ओलेस्ट्रा वैक्स यूज होता है। नहीं, आप देख रहे होंगे बाजार में चमकीले चमकीले एकदम से सेब होते हैं, खूब देर तक चमकते रहते हैं, पानी मारता चमक उठते हैं, ठीक है। वो उसमें सब में वैक्स किया जाता है। कितना नुकसान होगा आपके लिए सोच सकते हैं, ठीक है। फ्रोजन चिकन यानी फ्रिज में जो जमा के रख दिया जाता है बहुत दिनों के लिए। पिज्ज़ा, बिस्कुट, कॉर्न चिप्स, पॉपकॉर्न से बेहद सस्ता पड़ने के कारण चिकना पेट्रोलियम पदार्थ TVHQ मिलाया जाता है। यानी ये चीज़ें ज़्यादा दिनों तक यूज की जा सकें, इसलिए उनमें ये पेट्रोलियम पदार्थ मिलाया जाता है। 2013 में भारत में कुकिंग ऑयल व घी में मिनरल ऑयल पेट्रोलियम चिकनाई पकड़ी गई थी। 2013 में कुकिंग ऑयल में पेट्रोलियम वाली चीज़ें पकड़ी गई थी। मिनरल ऑयल मिलाने से आपका वनस्पति तेल से बना घी कई साल खराब नहीं होता है। मिनरल ऑयल मिलाने से जो ओरिजिनल घी होता है बहुत दिनों तक खराब नहीं होता है। आटा, अंडे, दूध, चीनी से बने पदार्थ तेजी से खराब होते हैं। अब अगर कोई इनसे बनी मिठाई, बंद, ब्रेड, कुकीज, केक आदि को हफ्तों फ्रेश रखना चाहते हैं तो उसमें रिफाइनरी से निकला मिनरल ऑयल मिला दीजिए। ऐसी चीज़ें शोरूम के शीशे के पीछे एकदम झकाझक फ्रेश व चमकदार दिखती हैं, और हम तो बाज़ार में वही खरीदते हैं जो चमकदार हो, चीज़ बेहतरीन चीज़ हो, वाह क्या सुंदर है, ठीक है, वही चीज़ें हमें खिलानी है। लेकिन ये इन सब पर ऑयलिंग की जाती है जो बहुत हानिकारक है। खाना घर का बना, मसाले घर लाकर पीसे गए, खाने का सामान उत्पादक से खरीदा गया तो कुछ बच जाओगे। अगर घर पे खाओगे, घर पे चीज़ें बनाने की प्रयास करोगे तो बहुत हद तक बच जाओगे। 100% गारंटी नहीं है बचने की, लेकिन हाँ बहुत हद तक बच जाएंगे। खाना, एजुकेशन, इलाज कभी भी व्यापारिक उत्पाद नहीं होने चाहिए, ना ये प्राइवेट हाथों में होने चाहिए। अब व्यापारिक चीज़ें बन जाएंगी अगर ये मूलभूत चीज़ें, तो जाहिर सी बात है उसको मुनाफा कमाने के लिए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कीमत लेने के लिए तरह तरह के फंडे अपनाए जाएंगे। हमारे देश में मिलावट के खिलाफ एक कानून फूड एडिटोरियम एक्ट 1954 में बना था, जिसमें जो खाने का सामान है उसके अलावा कुछ भी मिलने पर जेल होती थी। उसे खाने की इंडस्ट्री के व्यापारियों ने बदलकर 2006 में फूड सेफ्टी एक्ट बनवाकर मिलावट के गेट खुलवा लिए। अब आपकी हल्दी में बेसन मिल गया हो तो ये अलग बात है, मगर सेफ्टी खतरे में नहीं है। मतलब हल्दी में बेसन कानूनन मिला सकते हैं। पहले काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाते थे, अब सेफ्टी को खतरा नहीं है, सब पता चलेगा। खाने में मिलावट मर्डर के बराबर मानी जानी चाहिए। तो इस प्रकार की जो तमाम सारी चीज़ें हैं, ये जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं सब में मिलावट हो रही है, ठीक है। एक और चीज़ लेते हैं जैसे घी, कि आप देसी घी खा रहे हैं, वो
पतंजलि का घी खा रहे हैं, अमूल का घी खा रहे हैं, इसका घी खा रहे हैं, उसका घी खा रहे हैं, 600-700 रुपये में घी बन रहा है। आप कैसे 600-700 रुपये में घी खा सकते हैं भाई? 30 लीटर गाय के दूध से 1 किलो घी बनता है, और 30 लीटर गाय का दूध कितने को हो गया? कम से कम 3000 रुपये से नीचे घी अगर मिल रहा है तो आप घी नहीं खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, समझे? ऐसे ही अगर 1500-2000 से नीचे अगर भैंस का घी मिल रहा है आपको, तो आप घी खा ही नहीं रहे हैं, आप जहर खा रहे हैं, सिंपल समझ लीजिए। तो ये नकली घी जो है वो कैसे बनता है? पहले तो ये चर्बी निकलती है। कहाँ से निकलती है? दिमाग लगाइए। जो चर्बी निकलती है वो एक्सपोर्ट तो होती नहीं है, क्योंकि फेस वॉश, शैम्पू, नहाने के साबुन की फैक्ट्रियाँ तो चर्बी, बटर ऑयल इंपोर्ट करती हैं, और बटर ऑयल भारतीय बाज़ार में बेचती भी हैं। तो ये भारतीय बीफ फैक्ट्री से निकली चर्बी जाती कहाँ है? जो भारतीय बीफ फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ से जो चर्बी निकलती है ये बाहर नहीं जाती है विदेश, तो जाती कहाँ है? कहाँ क्या होता है? चमड़ा उद्योग से निकली चर्बी कहाँ जाती है? और भारत में बिनौला घी, पनीर बनाने की ब्रांडेड कंपनियां हैं, उनके बाय प्रोडक्ट छाछ का क्या करते हैं? ठीक है, जो छाछ बिकता है, मिलता है, उसका निकलता है, उसका क्या होता है? भारत छाछ से वह प्रोटीन बनता है, लेकिन उसकी प्रोसेस के लिए ड्रायर और प्यूरिफाई ग्राइंडर मशीन है, इन्वेंट करना होता है। लेबर कास्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, SGST, CGST और अन्य खर्चे झंझट कौन ले? सबसे सरल उपाय है उसे ही रॉ बनाकर बेच देना है। सिंपल, उसी को रॉ मटेरियल के रूप में बेच दिया। अब वो अलग अलग प्रयोग हो रहा है। पूरे देश में हर शहर के गांव में पनीर बनाने के कुटीर उद्योग लगे हैं, तो वे उनका बाय प्रोडक्ट, वे वाटर को जमा करके उसको बेच देते हैं, गांव गांव के लोगों को बेच देते हैं, बस वो अपना उसे सस्ता मद्दा बना के बेचते रहते हैं। अब खरीदता कौन है? मिल्क के कलेक्शन सेंटर, चिलिंग पॉइंट बने हुए, जहाँ से दूध, गाय, भैंस, बकरी का चीज, पनीर, दूध पाउडर, छेना पाउडर बनाने के लिए चिलिंग टैंकर से जाता है, और वापसी में वह वाटर भरकर लाते हैं जो उन्हें कौड़ियों को मोल में मिलता है। उसे चर्बी से बटर ऑयल बनाने वाली फैक्ट्रियां खरीदती हैं, जो बीफ की एक्सपोर्टर की निकली चर्बी और चमड़ा फैक्ट्री से निकले वेस्ट से प्रोसेस की हुई चर्बी में मिलाकर प्रोसेस करके बटर ऑयल बनाते हैं, जो आयातित बटर ऑयल के साथ मिलावट करके उसे देसी घी बनाने वाली कंपनियों को सप्लाई कर देते हैं। इस तरह ब्रांडेड घी फैक्ट्री जो बटर ऑयल को दूध में मिलाकर दही जमाती है, उसे फर्मेंटेड करके और उसे विलोना घी बनाती है, साल्टी जमा बटर बनाती है, क्रीम बनाती है। वो भी इस तरह के अप्रोक्ष रूप से इस अपराध में शामिल हो जाते हैं तमाम सारे लोग। उनको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं, लेकिन वो भी इस अपराध में शामिल हो गए। इसी प्रोसेस से बने देश भर में फैले कुटीर उद्योग से बना घी जो है, बहुत सारे लोग हैं जो घर घर पहुंचाते हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि पैक्ड दूध, घर में निकली मलाई का घी शुद्ध होता है? नहीं। जैसे आप पैकेट वाला दूध ले आए, उससे मलाई निकाली और आपने समझा कि वो बहुत घी शुद्ध होता है, ऐसा नहीं है। पाउडर से दूध बनाते हैं, तब इसी बटर ऑयल से बनी क्रीम का उपयोग भी करते हैं, तो वही दूध घी तो बनेगा। अगर शुद्ध दूध, पनीर, चीज, बटर, क्रीम, घी चाहिए तो दूध देने वाले जानवर, गाय, भैंस, बकरी अपने घर पर पालिए, या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर शहर से बाहर जगह खरीद कर उसमें डेयरी बनवाकर 100-200 घरों को शुद्ध घी प्राप्त करें। आप ऐसा समूह बनाइए और ऐसा काम खुद करवाइए, तभी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा शुद्ध। और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप जानते हैं कि मेरे पास पैसा है और हम जाके कहीं से भी खरीद लेंगे तो खरीद लीजिए, जहर खाइए, जहर पीजिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। हर कोऑपरेटिव सोसाइटी 30-50 लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और अगर आप इस तरीके के काम कर लेते हैं तो रोजगार तो मिलेगा ही लोगों को, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आपको एक अच्छा मिल जाएगा। एक हमारे मित्र थे, वो क्या करते थे कि उन्होंने गांव से 4-5 लोगों से टाई अप किया था, और उन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई और उन लोगों ने मिलके 10 भैंसें 2-3 लोगों को दे दी और बोले कि ये काम करिए आप। अब उसमें क्या होता था, वो सारा काम करते थे, सारा चीज़ें करते थे, 50% वो रखते थे और 50% ये सारे लोग ले लेते थे खुद अपना ले जाके। तो उनको वो जो बाजार से खरीदते हैं उससे सस्ता मिलता था, पहली बात तो ये, और उसके बाद पूरे साल का अगर खर्च जोड़ जाए तो उससे काफ़ी सस्ता भी होता था और 100% शुद्ध भी होता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आपको जहर खाने से बचना है तो आप इन सब चीज़ों से बचना होगा। ठीक है, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे खास करके जो बच्चे हैं हमारे आजकल के, तो हमारी जितनी मम्मियाँ हैं और तमाम सारे लोग हैं,
अपने टीवी पे देख रही हैं प्रचार, बोनवीटा खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, हॉर्लिक्स खाएंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, ये खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, ऐसा खाएंगे तो दिमाग हो जाएगा। 30 से 35 साल तक आते आते शुगर के पेशेंट हो जाते हैं। कभी डिब्बा ऐसे घुमा के देखिए कितना % शुगर होता है, उसमें शुगर होता है। बच्चे सबसे ज़्यादा आजकल ओरियो बिस्कुट खा रहे हैं, काले काले, बीच में क्रीम निकाल के चाट रहे हैं। इतनी शुगर होती है कि बच्चा 10-15 साल 20 साल का होते होते शुगर का मरीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नहीं, हमें देखना है, खाना है। हमारा बेटा भी खा रहा है, बहुत मस्ती से खाता है। ठीक है, अब बंद कर दिया हालांकि, लेकिन फिर भी तो बहुत सारे बच्चे या बहुत सारी मम्मियाँ या अभिभावक हैं जो ये सब नहीं जानते हैं। तो अगर आपको अपने बच्चों को बचाना है, सेहत को बचाना है, ठीक है, और जल्दी बूढ़ा नहीं होना है, जल्दी मरना नहीं है, ठीक है, घुट घुट के नहीं मरना है, तो सबसे पहले अपनी फूडिंग संभालिए। सरसों का तेल, आटा, मसाले, ये सब चीज़ें सबसे पहली चीज़ें हैं। और सब्जियां गोरी देख के मत लाइए, देसी सब्जी लाइए, फल वाली बाजार से लाइए, थोड़ा कष्ट करिए। ये नहीं कि फ़ोन किया और गोरी गोरी सुंदर सुंदर ले आए, नहीं, देसी सब्जियां लाइए, कितना भी कम हो। शहर के आसपास उगी हुई सब्जियां तो बिल्कुल खाने बंद कर दीजिए। गंदे नाले का पानी जाता है जिसमें फास्फोरस भयंकर मात्रा में होता है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इन पे आपको गौर करना चाहिए।